नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में हम इसको लाभ और हानि भी कहते हैं। इसके हम लोग पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोई भी चैप्टर 3 पार्ट में चर्चा करते हैं। अभी आप लोगों ने पिछले एपिसोड में मतलब पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेशन के चैप्टर को हम लोगों ने देखा था, उसको 3 एपिसोड में। उससे पहले हम लोग मैथ्स के एक चैप्टर को देखे थे, परसेंटेज। उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम लोग फिर से मैथ्स के चैप्टर को करेंगे, लाभ और हानि को। उसके बाद जब लाभ और हानि हम लोग 3 पार्ट में समाप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग किसी रीजनिंग के चैप्टर के साथ मिलेंगे आपके साथ। तो इस तरह आपकी तैयारी एक बार मैथ्स और एक बार रीजनिंग की होते रहेगी और आपका बैलेंस भी बना रहेगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी मिले। तो अभी तक आप लोगों ने ब्लड रिलेशन के तीनों पार्ट को देख लिया होगा, उसके क्वेश्चंस को समझ लिया होगा और कहीं ना कहीं हायर लेवल या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा आपको मजा आया होगा, क्योंकि यूपीएससी अब इन्हीं तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है जिसमें कि थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़े, थोड़ा सा आपको टाइम लगे और थोड़ा सा आपका लॉजिक वो चेक करना चाहता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को पढ़ेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर लास्ट जो एपिसोड होगा मतलब तीसरा पार्ट, उसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है लाभ और हानि। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको यह पता रहे कि लाभ और हानि में क्या क्या यूज होता है। तो हम इसमें सबसे पहले जो कुछ टर्म्स हैं लाभ हानि के अंदर उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला यूज्ड होता है इसके अंदर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और वहां से आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक और लॉजिक बताते चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी जरूरत होगा तो हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। प्रॉफिट और लॉस को हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा और कुछ लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। बट आप आज हमारे तरीके से पढ़िए जो कि आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। इसमें जो टर्म होता है वो होता है क्रय मूल्य, जिसको लागत मूल्य भी कह लेते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में हम लिखेंगे सीपी। उसके बाद क्रय मूल्य के बाद है विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसके बाद है अंकित मूल्य, इसको हम लोग मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। उसके बाद तो लाभ, हालांकि ऊपर लिखा हुआ ही है, तो प्रॉफिट, गेन आपको ये भी देखने को मिलेगा। हानि, ठीक है ना, लॉस। उसके बाद बट्टा या फिर छूट, इसको हम लोग डिस्काउंट, ठीक है। और अगर कुछ छूटा है तो हम लोग इसी सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। बाकी आपको अंकित मूल्य, लाभ हानि, बट्टा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हाँ लगभग इतना ही है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग इसको पहले बताने की कोशिश करेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या है और बट्टा या छूट क्या होता है। और इंग्लिश में जिसका नाम है लिखा हुआ वो भी आपको बता दे एक बार। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट या गेन, लॉस, डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि क्रय मूल्य क्या है या लागत मूल्य क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसपे किसी वस्तु को खरीदा जाता है या आप किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा याद रखिएगा, आपको रटना नहीं है कि क्रय मूल्य हमेशा कस्टमर के लिए होता है और विक्रय मूल्य हमेशा सेलर के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत रटिएगा। अगर आपको ऐसा किसी ने बताया है तो वो गलत है। एक्चुअल में क्रय मूल्य का मतलब है, सीधा सीधी आप समझिए, एक ऐसा मूल्य जिसपे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया वो। अब एक बात समझिए कि दुकानदार जो है वो भी तो कभी किसी से खरीद के लाया होगा ना, वस्तु को लाया ही होगा, तभी तो वो बेचा होगा। तो दुकानदार के लिए भी कोई मूल्य क्रय मूल्य होता है। जब वो खरीद कर लाया था, उसके बाद वो आपको बेच दिया, तो उसके लिए वो विक्रय मूल्य है और आपके लिए वो वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब एक ही वस्तु का एक समय में विक्रय मूल्य भी हो सकता है और क्रय मूल्य भी हो सकता है। कैसे, अभी आपको बताया। जब आप खरीद रहे होंगे तो आपके लिए वो क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार के लिए वो वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य होगा।
तो याद रखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहता है। विक्रय मूल्य का मतलब है कि एक ऐसा मूल्य जिसपे किसी वस्तु को बेचा जाता है, चाहे वो कोई सा मूल्य हो, कम में बेचा है या ज्यादा में बेचे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका यह मतलब कभी नहीं होगा, लोग यही सोचते हैं ना कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी कम भी होता है। जब आपको हानि होगी तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य आपका कम हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट सीधा आपको यह समझना है, एक ऐसा मूल्य जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा गया हो। अगर अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिसपे किसी वस्तु का मार्क जो प्राइस है ना हम लोग अंकित करते हैं, मार्क्ड कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा अंकित मूल्य और फिर विक्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है। देखिए जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वहां पे एक प्रिंटेड प्राइस दिखता होगा प्रोडक्ट पे, तो आपके लिए वो अंकित मूल्य हो गया या दुकानदार के लिए। लेकिन जब दुकानदार आपको अंकित मूल्य पे ही वस्तु को बेच रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं, जैसे 100 रुपए का वस्तु है प्रिंटेड, आपको 100 में ही मिल रहा है, तो वहां पे आपके लिए अंकित मूल्य और आपके लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य सब समान है, ठीक है। लेकिन अगर दुकानदार कहता है कि नहीं भैया चलिए 100 का है हम आपको 90 में देंगे, इसका क्या मतलब हुआ 10 रुपए का आपको वहां पे छूट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है, तब वहां पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस हो जाता है या क्रय मूल्य में डिफरेंस हो जाता है। तो वही जो 10 रुपए का अंतर है ना, वही कहीं ना कहीं अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अलग करता है। लाभ का मतलब यही हुआ कि आप किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं और कुछ भी मूल्य ज्यादा पे बेच देते हैं उसको, चाहे 1 रुपए के ही मूल्य ज्यादा पे बेच रहे हो, वहां पे आपको लाभ होगा। चाहे 100 की वस्तु को आप 101 में ही बेचें तो वहां 1 रुपए का लाभ है ना, वो लाभ ही होगा काउंट। तो लाभ मतलब ये होगा कि हमेशा आपका सेलिंग प्राइस जो होगा ना वो बड़ा होगा क्रय मूल्य से। इसको बस आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। उसके बाद हानि के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आप 100 रुपए की वस्तु को 90 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका यहां पे क्रय मूल्य बड़ा है और सेलिंग प्राइस आपका छोटा है, मतलब विक्रय मूल्य छोटा है। और वो जो बीच का 10 रुपए जो डिफरेंस है ना, वही आपके लिए हानि है, मतलब आपको हानि हो रही है। छूट का मतलब वही हुआ कि जब मार्क प्राइस पे आपको कुछ डिस्काउंट मतलब मिल जाए, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए, मतलब मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होगा, या तो वो कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस, अगर दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट का सीधा सीधी फॉर्मूला क्या हो जाता है, मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पे बातचीत कर लेते हैं। हालांकि हम फॉर्मूला का बहुत कम से कम यूज करेंगे, ज्यादा हम ट्रिक या कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर लाभ की बात करें तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। अगर हानि की बात करें तो ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। उसके बाद अगर हम बट्टा की बात करें तो ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस होगा, डिपेंड करेगा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। उसके बाद अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य जो हमेशा होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस हानि, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, है ना। लाभ को घटा देंगे तो आपका यहां पे क्रय मूल्य पता लग जाएगा, और अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य और प्लस हानि। एक सेकंड यहां पे एक बार देख लेते हैं, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में आपके लाभ को घटाना पड़ेगा और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्रय मूल्य पता लगेगा। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो यहां पे क्या होगा, क्रय मूल्य में आपको लाभ जोड़ना पड़ेगा या विक्रय मूल्य में हानि को घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत की, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। याद रखिएगा लाभ हो या हानि हो वो किस पे काउंट होगा, क्रय मूल्य पे। तो जब आप लाभ और प्रतिशत निकालेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो क्रय मूल्य पे काउंट होता है। ऑब्वियसली आप जिस वस्तु पे जिस मूल्य पे खरीद के लाएंगे उसी पे तो आप कंसीडर करेंगे ना लाभ या हानि को। तो उसी तरह हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना वो मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है, तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100%। ये तो कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं।
अगर आप रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक सॉल्यूशन है। अब अगर क्रय मूल्य की बात करें परसेंटेज के केस में, तो याद रखिएगा हमेशा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 होगा। उसी तरह विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100 होगा। क्लियर? अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें परसेंटेज के केस में, तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 होगा, या फिर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 होगा। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी अगर याद ना भी रहे तो हम उसका ट्रिक आपको बताएंगे, तो आप इन सब फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये फॉर्मूला का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे लाभ प्रतिशत हो रहा है 10, मान लेते हैं 10%, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कर लेते हैं अगर 100 का वस्तु होगा, तो इसका यह मतलब हुआ कि 10% लाभ पे बेचने का मतलब है कि आपने उसको 110% पे बेचा, मतलब उस मूल्य का 110%। किसी भी चीज को 10% बेचना, लाभ पे बेचना, 20% लाभ पे बेचने का मतलब है कि उस मूल्य का या तो 110% या 120%। अगर हानि पे हम लोग बेच देते हैं, मान लेते हैं कि हानि पे बेचे 15% की, तो हम साफ साफ कहेंगे कि उस मूल्य का 85%, क्योंकि 15% कम पे बेच रहे हैं, मतलब आप 85 में बेच रहे हैं, 85 नहीं 85%। तो 100 की वस्तु को आप 85% पे बेच रहे हैं, मतलब किसी भी मूल्य का 85%। तो अगर आप इस तरीके से याद रख लेंगे ना, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए कोई भी चीज हम लोग बेस जो है ना वो 100 से काउंट करेंगे, 100 में ही हम परसेंटेज को, मतलब प्रॉफिट होगा तो 100 में साथ जोड़ देंगे, और लॉस होगा तो 100 के साथ घटा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग 100 पे उसको काउंट करने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पे देख पा रहे कि क्रय मूल्य को जो हम लिखे हैं विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, इसका क्या मतलब हुआ कि जो विक्रय मूल्य है ना वो कहीं ना कहीं 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है ना। मतलब कि जो विक्रय मूल्य जो होता है, वो जो मूल्य है विक्रय मूल्य, वो हमेशा याद रखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। तो हमको केवल और केवल 100 का मान निकालना है, तो वो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। हानि के केस में इसलिए इसको माइनस किया गया क्योंकि विक्रय मूल्य जो है अब वो 100 माइनस लॉस परसेंटेज के बराबर है, क्योंकि अब जो वस्तु है वो 85% का मान है, अगर 15% लॉस होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बटे 85, है ना, क्योंकि वो जो विक्रय मूल्य है ना वो 85% के बराबर है। उसी तरह अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य को निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो हम कहेंगे ना कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है और उसको लाभ 10% हो रहा है, तो क्या होगा, 800 का 110% निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। अगर लॉस होता है 10%, तो आप साफ साफ कहेंगे ना कि 800 का 90% निकाल दीजिए, क्योंकि 10 लॉस हो गया। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना है, तो फॉर्मूला आप भूल जाएंगे। मतलब भूलने का मतलब है कि आपको याद रखने की फिर जरूरत नहीं होगी, आप सीधा कॉन्सेप्ट लगाएं, ट्रिक लगाएं। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। शशि जो है वो 8500 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 13,800 में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए शशि 8500 में एक मोबाइल खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसका, 8500 रुपए, जो दिया है लिख दीजिए। मरम्मत कराता है मतलब मोबाइल पुराना होगा, उसमें कुछ कमी रही होगी तो उसने 700 रुपए खर्च कर दिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ा, जाहिर सी बात है मोबाइल 8500 का नहीं पड़ा उसको, 8500 प्लस 700 का पड़ा, मतलब उसको एक्चुअल में मोबाइल ना 9200 रुपए का पड़ा, है ना। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और अब उसको 13,800 में वो बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया भैया, 13,800। तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉफिट हो रहा है ना। अब आपको ये चेक करना है, ये चीज खुद से सोचना है कि लाभ है या हानि। तो 9200 में कोई वस्तु को खरीद के अगर आप 13,800 में बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपको लाभ होगा। तो लाभ कितना हो गया, 13,800 में 9200 के घटा दे, तो देखिए 0 0 8 में 2 गया 6, 4600 रुपये उसको लाभ हो गया, है ना। ठीक है, 4600 का अगर लाभ हुआ है कितने में, 9200 पे, तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 4600 बटे
ठीक है ना, सही कर रहे हैं ना हम लोग। 8500 प्लस 700, 8500 ही है ना था, 8500 प्लस 700, 5 7 12, 9200, बेच रहा है 13800 में। तो 4600 रुपये प्लस बटे 9200 गुना 100%। समझ में आया कि 4600 का उसको लाभ हुआ है 9200 के ऊपर, क्योंकि हम अभी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताए थे कि लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस मेरा 9200 है, तो मुझे लगता है ये आराम से 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 50% आपको यहां पे दिख पा रहा होगा। तो कहेंगे कि लाभ प्रतिशत कितना है, 50%। तो किसी ऑप्शन को आप 50 बना लीजिए। तो 50% यहां पे आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें आप कुछ नहीं करना था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दिया था, उस दोनों के बीच का आपको अंतर निकालना था, और उसके बाद जो लाभ हो रहा है उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना था। तो सही आंसर है 50%। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 24 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आपको एक बात बता दें, अभी सोच लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं भरवली कि 24 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा। सोचिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो कैसे बनाते। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो लागत मूल्य के जो बगल में मूल्य दिया हो ना, लागत मूल्य के बगल में जो डिजिट दिया हो, नंबर दिया हो, आप उसको सेलिंग प्राइस ट्रीट कर ले तुरंत, और जो सेलिंग प्राइस के बगल में नंबर दिया हो उसको आप कॉस्ट प्राइस ट्रीट कर ले। अब यहां पे बताइए लाभ है यहां नहीं, तो ऑब्वियसली लाभ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो कितने का लाभ है, 4 का। परसेंटेज निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 4/20 गुना 100, मतलब 20% का उसको लाभ होता। कितने का होता, 20% का लाभ होता। तो देखिए संजोग से मतलब जो एज्यूम फिगर माना वो मतलब आंसर ही मिल गया, तो हम कहेंगे कि 20 ही होगा यहां पे, लेकिन आपको निकाल के बताएंगे, घबराइए नहीं। एक्चुअली में जो मैंने लक बाई चांस नंबर लिया था उससे मेरा आंसर सही में आ गया 20%, तो यहां पे x की जगह 20 ही होगा, ये तो तय हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आप समझ गए। अगर सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन होता तो आप हमेशा ऐसे बनाएंगे। इसका ये ट्रिक है कि लागत मूल्य के बगल में जो नंबर है उसको आप सेलिंग प्राइस ट्रीट करेंगे, और सेलिंग प्राइस के बगल में जो नंबर है उसको आप कॉस्ट प्राइस ट्रीट करेंगे, फिर आप लाभ हानि खुद कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां पे x था, क्वेश्चन अब मिटा देते। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि 24 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ दिया हुआ है 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम बनाते हैं। देखिए लाभ है 20%, हम बताए थे ना फ्रैक्शन में काम करने में बहुत मजा आएगा आपको, 1/5। तो मान लेते हैं कि 5 यहां पे कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो है इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु को आप 1 रुपए लाभ लेकर बेच रहे हैं। तो सीपी हो गया 5, प्रॉफिट हो गया 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। क्लियर, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए आपको अभी बताए थे कि लागत मूल्य के जो बगल में मूल्य डिजिट या नंबर रहेगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है, 24। तो हम कहेंगे ना कि 6 यूनिट ही यहां पे 24 को डिनोट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने को डिनोट करेगा, 24/6, मतलब 4। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, तो 5 किसको डिनोट, 5 कितना का हो जाएगा, 4 × 5 20, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 20। तो x का मान यहां पे 20 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के बगल में जो नंबर है वो कॉस्ट प्राइस है, और हमने कॉस्ट प्राइस क्या निकाला है 20, तो यहां पे रख देंगे 20। तो x का मान यहां पे आसानी से आपको पता लग गया 20, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 15 टॉफियां खरीदी और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने टॉफियां बेचने होंगे। देखिए एक दुकानदार है, 1 रुपए में 15 टॉफी खरीदता है, सोच लीजिए ऐसे है। अब उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसको 15 टॉफी बेचना हो, मान लेते कि 15 ही टॉफी बेचना हो 25% के लाभ पे, तो वो 1 रुपए की जगह ज्यादा पैसा उसको मिलेगा। तो मान लेते ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपए का 125%, तो 25 × 5 25 × 4, मतलब अब उसको 5/4 रुपया मिलेगा, 5/4। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको 5/4 नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया ही चाहिए, लेकिन टॉफी हम कम बेचेंगे ऑब्वियसली। तो हम कहेंगे कि 5/4 रुपए में वो व्यक्ति 15 टॉफी बेच रहा है 25% के लाभ के साथ,
तो अगर उसको 1 रुपए में टॉफी बेचना हो तो कितना टॉफी बेचेगा? तो 15/5 गुना 4, मतलब वो 12 टॉफी बेचेगा 1 रुपए में, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब है 12 टॉफी। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए 1290 पर 24 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1290 पर वो व्यक्ति 24 वस्तु को बेचा है, ठीक है, और उसको हानि जो होता है 9 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्या होता है? हानि। तो आप ऐसे सोचिए कि वो एक वस्तु को 1 रुपए में अगर खरीद के लाया हो, तो 9 वस्तु को कितने में खरीद के 9 वस्तु को कितने में खरीद के लाया होगा? 9 रुपए में। और 24 वस्तु को बेचा है। क्लियर? 24 वस्तु को अगर वो बेचा है तो 24 वस्तु को खरीदा कितने में होगा? 24 में। 24 में खरीदा, 9 रुपए की हानि हो गई, तो बेचा कितने में वो? तो 15 में। तो यही 15 में जो बेचा है वो एक्चुअल में बेचा है 1290 में। तो 1290 में 15 वस्तु खरीद के लाया था, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लेंगे आप बहुत आसानी से? तो 1290 अब बटे 15 कर दीजिए। तो 15 को 1290 से 15 को डिवाइड कीजिए, तो 5 तिया 15 और 3 से कटा लीजिए, या 5 से रहने दीजिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 4 5 अठे 40, 8 5 13 2 15 कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 6 18, मतलब 86 रुपए में एक वस्तु को वो खरीद कर लाया था। अब आपको बताते हैं ट्रिक। ये तो हो गया बेसिक ट्रिक। अगर ऐसा क्वेश्चन अगली बार कभी भी आ जाए, फॉर्मेट यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं कीजिएगा, यहां जो दिया है और यहां जो दिया है 9 वस्तु, इस दोनों को आपस में घटा दीजिएगा फटाफट। 15 आया, और जो मूल्य रहेगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा 15 से। आ गया ना 86। यही तो करे थे अभी। तो ये सब आपको छोटी छोटी जो ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड में बनाने के लिए यही सब ट्रिक काम आएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। लेकिन हाँ, याद रहे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, और ऐसा मिल जाएगा आपको। बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो आप इन सब चीजों से बच जाएंगे। जब एक टीवी को 18,060 रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रेता को 16% का नुकसान होता है, हानि होती है। तो 25% लाभ लेने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए? तो देखिए, सेलिंग प्राइस है यहां पे 18,060 रुपए। कितना है? 18,060। लॉस परसेंटेज जो दिया है वो 16। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? देखिए 18,000 जो 60 है ना, वो कहीं ना कहीं 84% के बराबर है। अभी बताया था ना, 100 में 16 घटा देना है, तो 100 का मान ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब उसको सेलिंग प्राइस चाहिए कितना? 25% के लाभ पे। तो 18,060 बटे 84 गुना 100 और गुना 125 बटे 100। इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि बाद में करेंगे ही, तो थोड़ा सा बचते हैं सॉल्यूशन से। अब 25% का लाभ लेना है, तो उस मूल्य का 125%। देखिए 100 कट गया आराम से, 84 से ये कट जाएगा, तो आप इसको 84 से कटाइए 18,060 को। हम लोग कटाते हैं इसको 84 से। 8 दूना 16 दो बार में, है ना? 8 दूना 16, 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, फिर 8 दूना 16 एक बार में कट जाएगा, तो 84, 6 में 4 गया 2, और यहाँ 0 रखेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 215 बार में, तो ये कट गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 215 गुना 125। अब 215 को 125 से गुना करेंगे, तो देखिए 5 गुना 5 25, 15 पचे 75 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 3, 2 दूना 4, 5 1 और 2, तो 5 7 8 6 2, 26,875 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरा आंसर हो जाएगा ₹26,875। यही मेरा सही जवाब है। तो बहुत आराम आराम से आप इसको समझ गए होंगे। बस क्या है, जब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है क्या करना था। अब इसको भी ट्रिक समझिए। जब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए 18,000 जो 60 है वो कहीं ना कहीं 84 के बराबर है, तो हमको सीधा सीधी 125 का मान निकालना था बस। तो आंसर क्या हो जाता है? 18,060 बटे 84 गुना 125। बस देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी तो फिर 215 ही आता है। 215 गुना 125 26,875 ही आता। समझे? फिर गुना 100, नीचे 100, वो तो कटना ही है।
तो यही हुआ, ये 86% के बराबर 84% के बराबर है, हमको निकालना था 125 का मान। तो देखिए कितने सेकंड का काम था ये, इसमें थोड़ा 1 मिनट लगा और यहां मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, कैलकुलेशन में जो समय लग जाए आपको। अंतिम क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता है 26 किलोग्राम चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और अन्य किस्म की जो 30 किग्रा चीनी है उसको 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिला देता है, और जो मिश्रण है ना उसको वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले लिखेंगे, 26 किलो चीनी को 20 रुपए में खरीदा, 30 किलो चीनी को 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 26 दूना 52, 520 और 1080, तो 10 5 15 1600 रुपए में वो खरीदा है चीनी को, बेचा कितने में है, तो टोटल सेलिंग प्राइस वो मिला दिया, मिलाया तो चीनी कितना है उसके पास, देखिए 26 और 30 कितना है, टोटल 56 किलो चीनी को वो बेचा है 30 रुपए की दर से, 5 या 15 1680 में बेच दिया है ना, ठीक है। ओवरऑल तो टोटल लाभ मतलब सीधे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो देखिए 1680 माइनस 1600, मतलब 80 रुपए का उसको क्या हो गया लाभ, पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब 1600 और गुना 100, तो कितना हो जाएगा 5% उसको यहां पे क्या हो रहा है, तो मेरा सही जवाब है 5%। तो इस तरह आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो अब प्रॉफिट लॉस को आप आसानी से कम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता होगा पहले, आज बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे और अब आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि अब आप आसानी से कर लेंगे प्रॉफिट लॉस के किसी भी क्वेश्चंस को, मतलब पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ कि कुछ हद तक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। हम फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को 2 पार्ट में समाप्त कर देंगे। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करें और जरूर बताएं कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह हम आप लोग से सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कराते रहेंगे 2024 तक। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और तैयारी को करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।